Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Now in this video we are going to do the competency based questions of the chapter Poets and Pancakes written by Asoka Mitran from the book Flamingo. So before we start with the competency based questions, let's have a quick uh, summary of the chapter Poets and Pancakes. तो पोएट एंड पैनकेक्स जो है इट इज़ गिविंग अस एन इंसाइट इनटू द रनिंग ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज। जेमिनाई स्टूडियोज पुराने ज़माने की बहुत फेमस मूवी मेकिंग स्टूडियो था। इट हैड अ फैमिली ऑफ 600 अमंग अदर थिंग्स, और इसका फाउंडर जो थे वो एस एस वासन थे। ही वॉज नोन एज द बॉस एंड दिस स्टूडियो वॉज सेट अप इन 1940। अगर हम टाइटल पे फोकस करें तो टाइटल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स रिफर्स टू द स्टोरी डिपार्टमेंट विच विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। अभी पैनकेक का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल जो कॉमनली जेमिनाई स्टूडियो में यूज किया जाता था। अब मेकअप मटेरियल की बात करी तो अशोका मित्रन का जो राइटिंग स्टाइल था दैट वाज रैम्बलिंग। वो जिस बारे में बात करते थे उसी से उनका जो टॉपिक है वो चेंज होता जाता था। जब उन्होंने पैनकेक की बात करी, मेकअप डिपार्टमेंट की बात करी, सो ही स्टार्टेड नाउ टॉकिंग अबाउट द मेकअप डिपार्टमेंट। ये मेकअप डिपार्टमेंट जो बना हुआ था ये प्रोबेबली रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स में बना हुआ था। और जो मेकअप रूम था इट रिजेंबल्ड अ हेयर कटिंग सैलून। ऐसे लगता था वहाँ पे बाल काटे जाते हैं जहाँ पे जिस जगह पे, उस तरह का मेकअप डिपार्टमेंट था। इट हैड इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। जो ये बड़े बड़े मिरर्स थे और ये जो इनकैंडेसेंट लाइट थी, ये इस मेकअप डिपार्टमेंट को एक फायरी टॉर्चर बनाती थी। इतनी गर्मी हो जाती थी वहाँ पे कि पीपल वुड फील वेरी हॉट एंड अनकंफर्टेबल। जो मेकअप डिपार्टमेंट है इसको नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल भी बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट जो हेड था उसका वो बंगाली था। सेकंड जो था दैट वाज अ महाराष्ट्रन, ही वाज असिस्टेड बाय अ धरवार कनेडिगा, then an Andhraite, then a Madras Indian Christian, then an Anglo-Burmese, and then it was also full of usual local Tamils. तो इंडिया के हर स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था, एंड देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब ये जो मेकअप आर्टिस्ट थे ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? और यहाँ पे एक आयरनी है, एक सटायर है। दे इट इज़ अशोका मित्र ने डिस्क्राइब किया है कि कोई भी डिसेंट लुकिंग इंसान होता था उसको हिडियस, हिडियस मतलब बहुत हॉरिबल लुकिंग, क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, क्रिम्सन इज रेड कलर, उसके चेहरे पे इतना ब्लश ऑन, इतना रेड कलर का मेकअप लगाते थे कि वो मॉन्स्टर को रिजेंबल, मॉन्स्टर मतलब monster matlab I don't know the Hindi word for monster, but anyways monster, those horrifying creatures, उसकी तरह वो रिजेंबल करने लग जाते थे विथ थिक कोट्स ऑफ मेकअप। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलोड होती थी। स्ट्रिक्ट हायरार्की मतलब कौन किसका मेकअप करेगा। तो जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट था वो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस का, जो चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे उनका मेकअप करते थे। जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकेंड हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे। जो जूनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट थे वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करता था, और जो ऑफिस बॉय था वो क्राउड का मेकअप करते थे। जब ऑफिस बॉय का डिस्क्रिप्शन आया तो डिस्कशन ऑफिस बॉय पे घूम जाता है। ऑफिस बॉय जो था उसको सिर्फ नाम के लिए ऑफिस बॉय बोला जाता था। एक्चुअली ही वाज एज्ड अराउंड 40 years old. He had joined the Gemini studio in hopes of becoming an star actor. वो एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, स्टार बनने के लिए उसने जेमिनाई स्टूडियो ज्वाइन किया था। अगर एक्टर नहीं बन सकता था ही वुड हैव प्रेफर्ड बिकमिंग अ स्क्रीन राइटर और अ डायरेक्टर और अ लिरिसिस्ट ऑल्सो। वो बिलीव करता था कि वो एक पोएट है तो वो लिरिसिस्ट भी बन सकता है, बट ही एंडेड अप बिकमिंग एन ऑफिस बॉय। एन ऑफिस बॉय इज द most inferior position in any studio.
जब ऑफिस बॉय की बात आती है तो अशोका मित्रन की बात भी वो करते हैं, वो अपनी खुद के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि आई वुड सिट इन अ क्यूबिकल और मेरा काम होता था कि न्यूज़पेपर कटिंग्स को कट करके, क्लिपिंग्स को कट करके जितने भी जेमिनी स्टूडियो के साथ रिलेटेड होते थे, चाहे जो मर्जी वैरायटी के हों, जिस मर्जी सब्जेक्ट के हों, वो उनको फाइल्स में लगाकर स्टोर करते थे। एंड मेनी अ टाइम मेनी ऑफ दीज आर्टिकल्स हैड टू बी हैंड रिटन। अब लोग क्या अज़्यूम करते थे कि ये तो पेपर काट रहा है, ये तो बिल्कुल बिज़ी नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्री है, इसको कोई काम-धाम नहीं है। तो जिसका जब मन होता था वो अशोका मित्रन के क्यूबिकल में जाकर उनको लेक्चर दे दिया करते थे अबाउट एनी प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग। अब वन ऑफ द मेन पर्सन्स हू वुड इंट्रूड अपॉन अशोका मित्रन वाज़ द फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय, जो अशोका मित्रन से अपने दिल की हर बात कहते थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट था जिसको जेमिनी स्टूडियोज़ बिल्कुल वेस्ट कर रहे थे। मेकअप डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होते थे वो बाबर्स होते थे, परवर्ट्स होते थे। उसके जैसे टैलेंटेड लोगों को मेकअप डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहिए। अब ऑफिस बॉय का जो फ्रस्ट्रेशन था उसके हिसाब से दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कोथामंगलम सुब्बू। जितनी भी ऑफिस बॉय ने फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे, इग्नोमिनी मतलब उनकी जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, उनको जो निग्लेक्ट किया गया है, उसका सब एक ही कारण था, दैट वाज कोथामंगलम सुब्बू। अब कोथामंगलम सुब्बू कौन थे? ही वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। एस एस वासन के बाद जो बंदा इम्पोर्टेंट था वो कोथामंगलम सुब्बू था। अब वो बताते हैं कि क्योंकि टाइम्स बड़े अनसर्टेन थे, तो फ़िल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ जो थीं, कोई फ़ॉर्मली एस्टेब्लिश कंपनीज़ नहीं थीं जब कोथामंगलम स्टूडियो ने जेमिनी स्टूडियोज़ को जॉइन किया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वो हमेशा चीयरफुल रहते थे। उन्होंने एक फ्लॉप मूवी में भी काम किया था, उसमें भी ही हैड वर्क्ड। तो बट इन स्पाइट ऑफ द मूवी बीइंग अ फ्लॉप ही वाज ऑलवेज सक्सेसफुल। देन उनकी एक क्वालिटी थी कि वो अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। वो टेलर मेड थे फ़िल्म्स को बनाने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, बट व्हेन आस्क्ड फॉर एडवाइस ही कुड ऑफर मेनी इंस्पायरिंग सॉल्यूशंस टू द एडवाइस। वो तब इंस्पायर होते थे जब उनको कमांड किया जाता था टू डू समथिंग। अपने आप से वो खुद चल के नहीं कर पाते थे। और वो हमेशा जिस तरह से काम करते थे ऐसे लगता था कि फ़िल्म मेकिंग जो है वो बड़ा ईज़ी काम है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ही वाज़ एन अमेजिंग एक्टर, ऑल्दो ही वाज़ ऑलवेज़ कास्ट इन द सब्सिडियरी रोल्स। नाउ इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी एज़ पोएट भी थी, बिकॉज़ ही वाज़ अ गुड राइटर। बट उनकी जो सक्सेस एज असिस्टेंट लीड एक्टर, ही वॉज नॉट द लीड एक्टर, बट हमेशा वो लीड एक्टर के फ्रेंड या रिलेटिव के रोल में आते थे। बट वो इतने सक्सेसफुल होते थे उस रोल में कि जो उनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स थी वो ओवरशैडोड हो जाती थी। He had composed stories, poems in folk refrain, and he had done many other work. Apart from this, Kothamangalam Subbu was a very charitable fellow. He was an improvident man, but he had many enemies. उसका रीज़न क्या था? He was very close to S.S. Vasan, the boss. उसका जनरल डिमीनर था ना, वो ऐसे लगता था जैसे वो सिकोफेंट है। सिकोफेंट का मतलब होता है फ्लैटरर, जो दूसरों की तारीफ करता है, जो हमेशा अच्छी बातें लोगों के बारे में कहता है। बट क्वेश्चन है, क्या कोथामंगलम सुब्बू एक सिकोफैंट था? एंड द आंसर इज नो। ही वाज अ जनरल जेन्युइन बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ एवरी पर्सन, इसीलिए वो हर एक की तारीफ करते थे। द नेक्स्ट पर्सन हु इज मेंशन्ड इन द चैप्टर इज द लीगल एडवाइजर। अलॉन्ग विद सुब्बू वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, बट उन्होंने एक प्रॉमिसिंग एक्टर के करियर को डिस्ट्रॉय किया था। ही वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। बाकी हर बंदा खादी और धोती पहनता था विद अ क्लमजी स्लाइटली ओवरसाइज्ड टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। बट जो लीगल एडवाइज़र थे वो हमेशा पैंट्स पहनते थे विद अ टाई एंड कोट। एंड ही वाज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक अमंग ड्रीमर्स।
जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं, बट जो ये लीगल एडवाइजर था, ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। कोल्ड लॉजिक मतलब उसके दिल में इमोशंस नहीं थे, वो बड़ी कोल्डली लॉजिकली सॉल्यूशंस ढूंढता था। उसको न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ खादियाइट्स एंड गांधीइट्स भी बोला जाता है। असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादियाइट्स मतलब जो लोग गांधी की तरह खादी पहनते हैं, उसमें वो एक न्यूट्रल मैन था, उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं था। ही वुड डू एवरीथिंग विद अ कोल्ड लॉजिक। He had also produced a flop film and he lost his job. It was very ironic that the story department closed down and the legal advisor lost his job. ये पहली बार हुआ होगा। अब जेमिनाई स्टूडियो जो था, it was a favorite haunt of poets, of many poets. And why? Because it offered excellent coffee. It had an excellent mess. और प्रोहिबिशन के टाइम पे कॉफ़ी का सप्लाई अगर स्टोरी राइटर्स को मिल जाए, सो दैट वुड कीप द लिटरेरी फायर्स बर्निंग। अब यहाँ पे इस चैप्टर में कम्युनिज्म के ऊपर भी टच किया जा रहा है। Communism is a political system in which property is publicly owned and each individual works for the common benefit. Communism का जो प्रिंसिपल है उसमें ये है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है कंट्री में वो पूरे पब्लिक की होती है, नो इंडिविजुअल कैन ओन दैट प्रॉपर्टी, और हर इंडिविजुअल जो है वो हर एक के बेनिफिट के लिए काम करता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं यूएसएसआर, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा। और कम्युनिस्ट स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और केरला। अब जेमिनाई स्टाफ जो था, इट वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म। उनका कॉमन बिलीफ था कि कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन विद नो फिलाइल और कॉन्जुगल लव। फिलाइल का मतलब होता है सिबलिंग्स के साथ कोई प्यार नहीं होता उसका। कॉन्जुगल लव का मतलब होता है मैरिटल लव, बीवी बच्चों के साथ कोई प्यार नहीं होता। और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, किसी को भी मारने में। जो कम्युनिस्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द जेमिनाई स्टूडियो स्टाफ, दे आर ऑलवेज आउट टू कॉज वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। वो हमेशा वायलेंट एक्टिविटीज में ही पार्ट लेते हैं। अब इसी कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ मिलता जुलता एक फ्रैंक बुचनन का मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमआरए। उन्होंने चेन्नई स्टूडियो को 1952 में विजिट किया। 200 मेंबर्स ऑफ ऑल डिफरेंट नेशनैलिटीज वहाँ पे आए थे। इट रिजेंबल्ड एन इंटरनेशनल सर्कस, ऑल्दो देयर वर नो एनिमल्स और एक्रोबेट्स इन देयर ग्रुप। इन्होंने दो प्लेस, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर को स्टेज किया था। और ये जो प्लेस थे बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था। इन प्लेस का मैसेज बहुत प्लेन था। दे वर सिंपल होमलीज। होमलीज मतलब सिंपल मैसेजेस के साथ थे। बट इनका जो सेट और कॉस्ट्यूम था वो फर्स्ट रेट था। इतना ब्यूटिफुली इन्होंने ये दोनों प्लेस को स्टेज किया था दैट दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस द तमिल ड्रामा फॉर many years. इसमें सनसेट और सनराइज के सीन्स को वो फॉलो करते थे। अब जो उनका स्टेज होता था, स्टेज पे वो क्या रखते थे, इट वुड बी अ बेयर स्टेज। पीछे एक वाइट कर्टन का बैकग्राउंड बना देते थे और जो ट्यून वहाँ पे प्ले की जाती थी बैकग्राउंड पे, वो दैट वुड बी ऑन द फ्लूट। अब जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी थी, दैट वाज अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म के साथ ही कोरिलेटेड है स्टीफन स्पेंडर का विजिट। जब स्टीफन स्पेंडर जेमिनाई स्टूडियो में आए, देन नो वन न्यू हु ही वाज। वो वहाँ पर क्यों आए हैं, वो पोएट हैं कि एडिटर हैं, किसी को नहीं पता था। ऑल्दो देयर वर मेनी रूमर्स, बड़ी अफवाहें थी, बट किसी को भी नहीं पता था। ही डिड जितने भी उनको नॉन इंग्लिश पोएट्स थे, उनमें से उनका नाम नहीं आता था। कोई एडिटर में किसी मैगजीन में काम किया है तो वो नहीं पता था। वो जेमिनाई स्टूडियो क्यों आए हैं, उनका जो विजिट था वो भी एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था। जब एस.एस. वासन ने इंट्रोड्यूस किया और स्टीफन स्पेंडर ने बात करना शुरू किया, तो उनका जो बोलने का एक्सेंट था, जो इंग्लिश एक्सेंट था, उससे भी चेन्नई में जेमिनाई स्टूडियोज के लोग बड़े अनफेमिलियर थे। सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। अब ये मिस्ट्री तब सॉल्व हुई जब अशोका मित्रन को एक बुक मिली। द बुक वाज टाइटल्ड द गॉड दैट फेल्ड। इट कंटेन्ड essays about journey into communism,
and The Disillusion Return of the Essayist, and it was written by eminent writers like Andre Gide, Richard Wright, Ignacio Silon, Arthur Koestler, Louis Fisher, and Stephen Spender. द गॉड दैट फेल्ड मतलब तब जाके जब अशोका मित्र ने रिटायरमेंट के बाद उसको ये किताब मिली, तब उसको पता चला कि स्टीफन स्पेंडर थे, वो एक पोएट थे। उन्होंने अपने करियर में एक ही वांटेड टू सेंड एन एंट्री, स्टोरी एंट्री टू सम फॉरेन मैगजीन। तो उन्होंने जब वो फॉरेन मैगजीन को रिसर्च करने के लिए वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गए, तब उनको ये भी पता चला था कि स्टीफन स्पेंडर इज द एडिटर ऑफ दैट मैगजीन। तो ये स्टीफन स्पेंडर वाज बोथ, ही वाज एन एडिटर आल्सो एंड अ पोएट आल्सो, ऑल्दो अशोका मित्रन को ये काफ़ी बाद में पता चला। अब इस चैप्टर में आपको एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आ जाती है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर अ पोएट एंड अ राइटर। तो लीजर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री। प्रोज राइटिंग जो है, दैट इज नॉट द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस, but for the patient man, the persistent man, the person who has a persevering nature, a drudge who doesn't lose hope despite repeated rejection slips. उनका मतलब था कि जो पोइट्री या प्रोज राइटिंग का काम है, वो बंदा कर सकता है जो बार बार रिजेक्ट होने पे निराश ना हो, वो लगातार लगा जाए irrespective of how many hours he is spending on it. Okay, so having understood the main points of the chapter, let's go on to the question answers. So the first question is, what does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? ये मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट्स में बता चुकी हूँ कि जो मेकअप रूम था, इट वाज फुल ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट्स along with the 6 large mirrors, और इतना उनको थिक लेयर ऑफ मेकअप लगाया जाता था, और इन सब चीज़ों के कारण रूम में जो गर्मी है, द हीट है, जो हीट है वो बहुत एक्सेसिव हो जाती थी, which would become very physically uncomfortable for the people who were जिनके ऊपर अब मेकअप अप्लाई हो रहा था, and it would be a sweaty experience for the performance. So that is why the makeup department has been called as a fiery misery. Next question is a little factual question. What work did the office boy do in the Gemini studios? तो ऑफिस बॉय का काम होता था टू अप्लाई मेकअप टू द टू द क्राउड। वो एक बड़े से वेसल में मेकअप डाल के, और वो डिस्क्राइब करता है दैट ही वुड स्लैप इट ऑन टू द फेस ऑफ द क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो? He joined the studio with hopes of becoming a star actor or a screenwriter or a director or a lyric writer. Why was he disappointed? He was disappointed क्योंकि he ended up in the the most mundane role, the less glamorous role of a makeup of an office boy who was working behind the scene. वो कभी सामने नहीं आया, वो मेकअप डिपार्टमेंट में बड़े छोटे ओहदे पे काम कर रहा था, क्राउड पे मेकअप लगा रहा था, एंड ही कुड नेवर फुलफिल हिज एस्पिरेशंस। उसका जो ड्रीम था वो कभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो इतना डिसअपॉइंटेड। Next question is, discuss the significance of the makeup room in the chapter Poets and Pancakes. अब Poets and Pancakes में जब मेकअप रूम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो उसके बारे में सरकाज़म भी यूज़ करते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। सरकाज़म यूज्ड है व्हेन इन द फर्स्ट पॉइंट, जब हम बोलते हैं कि वो एक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते थे। हम एज्यूम करते हैं कि एक्टर्स को बहुत सुंदर बनाया जाएगा, बट अशोका मित्रन के हिसाब से इतना ड्रामेटिक चेंज आता था कि दे वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल सेल्फ। वो उनको बोलता था कि अशोका मित्रन ने मेकअप के बाद जो आर्टिस्ट नज़र आते थे, he has described them as crimson hued monsters. तो मेकअप डिपार्टमेंट का मेन रोल होता था टू ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ द एक्टर, but instead of making them look beautiful after the application of makeup, the same actors would look very hideous, very horrible, monster like. Second जो रोल था, it was a reflection of the studio culture. जेमिनाई स्टूडियो का जो कल्चर था वो मेकअप रूम में बड़ा easily visible था। वहाँ उसका वर्किंग एनवायरनमेंट, उसका कल्चर,
हमें जब मेकअप रूम में जाते थे तो हमें दिखता था वो बड़ा बिजी और बस्लिंग एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कंटिन्यूस काम कर रहे होते थे। हर आर्टिस्ट, हर टेक्नीशियन कोलैबोरेट करता था सो दैट दे कुड अचीव द डिजायर्ड लुक फॉर द एक्टर्स। तो ये शो करता था कि मतलब स्टूडियो का डेडिकेशन अपने क्राफ्ट की तरफ, मेकअप स्टूडियो उसका प्रतीक बन गया था। दे वुड पे अटेंशन टू द स्मॉलेस्ट डिटेल, मेटिकुलस अटेंशन देते थे, कंप्लीट अटेंशन देते थे छोटी से छोटी बात को, ताकि के फिल्म मेकिंग प्रोसेस जो है वो एनहांस हो। थर्ड रोल जो मेकअप डिपार्टमेंट का था, इट वाज दैट इट हैड हायरार्की एंड रूल्स। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो हेड जो चीफ आर्टिस्ट होता था वो मेन एक्टर और एक्ट्रेस के मेकअप लगाता था। जो फर्स्ट असिस्टेंट होता था वो सेकंड इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के मेकअप लगाता था। इस तरह से एक हायरार्की फॉलो होती थी इन हु वुड अप्लाई मेकअप टू हुम। ऑफिस बॉय जो था वो सबसे लो पॉइंट ऑफ द हायरार्की पे था। ही वुड अप्लाई मेकअप ऑन द क्राउड। अब फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ पैनकेक। पैनकेक इज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप, और वो बताते हैं कि इतने आर्टिस्ट वहाँ काम करते थे, इतना ज़्यादा उनका पैनकेक लगता था, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स लगते थे, कि उनको ट्रक भर भर के मेकअप मंगवाना पड़ता था। और ये भी इस साथ के साथ बताया जाता है कि जेमिनी स्टूडियो मेकअप के ऊपर कितना डिपेंडेंट था। Last most important point is that the makeup room was a symbol of national integration. I have already told you in the revision. People from different states were working together in an integrated manner in the makeup department. There, उनके diverse जगहों से वो आए हुए थे, और in spite of that, they all came together and contributed to the world of cinema. Next question है, in all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. Do you think it is right to direct our anger towards someone who is not responsible for the cause of anger? Justify. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली ऑफिस बॉय की बात हो रही है, जो हमेशा सुबह के साथ गुस्सा होते थे। तो अशोका मित्र ने ये जनरल ऑब्जर्वेशन किया। अब एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं क्या ये सही है कि हमारा जो गुस्सा है वो किसी एक बंदे के ऊपर डायरेक्ट किया जाए, इवन दो ही मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन ऑफ आवर एंगर। तो इस बात को हमें जस्टिफाई करना है। तो इसका सिंपल आंसर है कि बिल्कुल भी ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू डायरेक्ट एंगर टुवर्ड्स समवन हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एंगर। मिसडायरेक्टेड एंगर जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज करता है। आपको पता ही नहीं आप किस पे क्यों गुस्से हो रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सामने वाला भी गुस्सा होएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी। इससे बेटर होता है अपने रूट कॉज ऑफ योर एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन को समझो, एड्रेस करो। उसको अगर आप समझोगे, एड्रेस करोगे, तो आप इनोसेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारोगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोगों के बीच में हेल्दियर कम्युनिकेशन होगा, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की बजाय उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। Next question is very interesting. Why was the legal advisor referred to as the opposite by others? Legal advisor को legal advisor ना बोलते हुए उसका opposite बोला जाता था, illegal advisor बोला जाता था। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों था? तो ये ऐसा था because they were, it was an ironic way of addressing him. वो मजाक में उसको ये कहते थे क्योंकि वो ऐसे एक्शंस लेता था जो उसके रोल के ऑपोजिट होते थे, कॉन्ट्ररी होते थे। जैसे उन्होंने एक रिनोन्ड एक्ट्रेस का जो आउटबर्स्ट था, गुस्सा था, उसको चुपचाप से रिकॉर्ड कर लिया, और उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब ना चाहते हुए भी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो एक्टिंग करियर से डिसइल्यूजन हो गई, डर गई, उसने एक्टिंग ही छोड़ दिया। तो ये बिहेवियर जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एडवाइज़र से, लीगल एडवाइज़र से, कंप्लीटली ऑपोजिट था। तो इसीलिए उनको लीगल एडवाइज़र की जगह इल्लीगल एडवाइज़र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The author of Poets and Pancakes is extremely observant of people and their behavior. Support the statement with an example of description he gives us about any one of the characters. अब इसका ऑथर कौन है? अशोका मित्रन। उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, यस, हम हर कैरेक्टर को देख रहे हैं उसने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर हम कोथामंगलम सुब्बू को ही लें तो हमें क्लियरली समझ में आता है कोथामंगलम सुब्बू कौन थे? नंबर 2, राइट? उनका कैरेक्टर कैसे था? इट वाज अ मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर. ही हैड अ ग्रेट इंसाइट एंड डेप्थ इनटू द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन अराउंड हिम. अशोका मित्रन कहते हैं कि सुब्बू की अनवेवरिंग लॉयल्टी थी फॉर द स्टूडियो. उनके पास एक अनकैनी, एक अनअंडरस्टैंडेबल एबिलिटी थी टू कम अप विथ क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर फिल्म सीन्स. ऐसे सीन्स जिनको अच्छे इजीली डायरेक्ट ना किया जा सके, उसके लिए वो इतना क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते थे कि लोग हैरान हो जाते थे. अब वो ये भी बोलते हैं कि सुब्बू, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुब्बू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल था, बट उनके बारे में कई रिजर्वेशंस हैं. पीपल उनको अच्छा नहीं मानते थे, पीपल उनको सिकोफैंट, दैट इज़ अ फ्लैटरर मानते थे, क्योंकि उनकी आदत थी वो हर किसी की तारीफ करते थे. तो अशोका मित्रन के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें सुब्बू की प्रोफेशनल एट्रीब्यूट बताते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो हमें बताते हैं, और जिस तरह से वो सुब्बू को या अदर कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो इट एड्स टू द डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी टू द नरेटिव. नरेटिव में ज़्यादा गहराई आती है, ज़्यादा जेन्युइननेस आता है, हमें लगता है कि जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सच है. अब सुब्बू के अलावा भी हम बाकी भी कैरेक्टर्स को देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. जो ऑफिस बॉय है इन द मेकअप डिपार्टमेंट, उसकी फ्रस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया है, कैसे उसकी फ्रस्ट्रेशन सुब्बू की तरफ डायरेक्टेड थी उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है. किस तरह से वो अशोका मित्रन के कैबिन में आते थे ये सोच के कि अशोका मित्रन जो भी काम कर रहे हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है. वो कैसे अपने आप को एक अच्छा कैरेक्टर मानते थे, बट ही वाज रिड्यूस्ड टू वर्किंग एज एन ऑफिस बॉय. तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. सुब्बू को आप ऑलरेडी एनालाइज्ड इट. फिर लॉयर का, द एक्ट्रेस ऑन द सेट का, हर एक के कैरेक्टर को अशोका मित्र ने बड़ी अच्छी से डिस्क्राइब किया है. आपको जो भी कैरेक्टर लगता है कि आप उसके बारे में लिख सकते हो, यू कैन चूज एनी वन कैरेक्टर and write about how it adds to the depth and authenticity of the narrative. Okay, next question है, what kind of effect does Ashoka Mitran's style of writing have on the reader? क्वेश्चन का मतलब है कि अशोका मित्रन के जो लिखने का तरीका है, जब रीडर उनकी उनके राइटिंग्स को पढ़ता है तो उस पे, रीडर पे क्या इफ़ेक्ट होता है. तो अशोका मित्रन का राइटिंग कैसे है? इट इज़ विविड, इट इज़ इमर्सिव, इट हैज़ एन इमर्सिव इफ़ेक्ट ऑन द रीडर. वो बहुत गहराई में हर चीज़ को विविडली, बारीकी से डिस्क्राइब करते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो रीडर है वो उसमें पूरी तरह से इमर्स हो जाता है, खो जाता है. उनके जो डिस्क्रिप्शन है वो मेटिकुलस हैं, बारीकी से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कीन ऑब्जर्वेशंस हैं. कीन ऑब्जर्वेशंस का मतलब उन्होंने अंदर बाहर, उनके सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं, उनकी मेंटल मेकअप, उनका इमोशनल मेकअप, हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और जो वो बताते हैं वो सेटिंग रीडर्स को उस वर्ल्ड में ड्रॉ करता है. उनको लगता है, रीडर्स को लगता है कि वो भी ये सारे कैरेक्टर्स को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब ये स्टाइल ऑफ राइटिंग से क्या होता है, जो रीडर का कनेक्शन है विद द नरेटिव, ये स्ट्रॉन्ग होता है, एनहांस होता है, नॉट ओनली विद द नरेटिव बट ऑल्सो विद द कैरेक्टर्स. और जो स्टोरी होती है वो मोर एंगेजिंग बन जाती है, रिलेटेबल बन जाती है. एंगेजिंग का मतलब इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल का मतलब हम अपनी लाइफ के साथ, हम अपने आसपास के लोगों के साथ उनकी कहानियों को रिलेट कर पाते हैं. Okay, next question is, give one example to show that Gemini Studios was influenced by the plays staged by MRA. MRA means the Moral Rearmament Army. तो हमें कैसे पता चलता है कि जेमिनाई स्टूडियोज जो हैं
वो MRA के प्ले से इन्फ्लुएंस हुई थी, इम्प्रेस हुई थी। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जितने भी तमिल प्लेस बने थे MRA के ग्रुप के विजिट के बाद मद्रास में, जितने भी तमिल प्लेस बने थे उन्होंने MRA के सीन्स को इनकॉर्पोरेट किया था अपने प्ले में। कौन से सीन्स? द सीन्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। उन्होंने जो उनका थिएट्रिकल प्रोडक्शन का स्टाइल था, दैट इज़ अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट कर्टन के साथ बैकग्राउंड बनाना, फ्लूट म्यूज़िक प्ले करना, तो ये चीज़ें भी उन्होंने फॉलो करी थी। मोर ओवर जो ये 600 एम्प्लॉइज़ थे एट द जेमिनी स्टूडियो, इन्होंने बार-बार MRA के दोनों प्लेस जॉथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर को बार-बार देखा था। सो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट द जेमिनी स्टूडियोज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस staged by the MRA. Next question is, why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery? Again मैंने आपको इसका आंसर रिवीजन में बता दिया था। जब इंग्लिशमैन जेमिनी स्टूडियो आए तो किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। वो हर कोई अपने हिसाब से रूमर्स में बिलीव कर रहा था। कोई कहता था एडिटर है, कोई कहता था कि वो पोएट है, बट किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। सेकेंडली कौन है तो छोड़ो, उनका पर्पस क्या है विजिट का, वो भी किसी को नहीं पता। जब एस.एस. वासन ने उनको इंट्रोड्यूस किया तो एस.एस. वासन के इंट्रोडक्शन से पता चल रहा था कि एस.एस. वासन को भी इतना क्लियरली नहीं पता है, या वो इतना क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि स्टीफन स्पेंडर द इंग्लिशमैन वो स्टूडियो में क्यों आए थे। थर्ड रीज़न है कि उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो एक्सेंट था, जब उन्होंने तमिल फ़िल्म स्टूडियो वालों से, जेमिनी स्टूडियो से बात किया, तो वो एक्सेंट इतना स्ट्रेंज था, इतना डिफरेंट था कि द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो जब उनका कोई कनेक्शन नहीं बना, उनको रीज़न नहीं पता चला कि व्हाई ही हैड कम, तो जो इंग्लिशमैन का विजिट है, इट बिकेम एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इट वॉज अ वेरी परप्लेक्सिंग एंड एनिग्मेटिक इवेंट। परप्लेक्सिंग का मतलब कंफ्यूजिंग, एनिग्मेटिक का मतलब होता है समथिंग जो आप सोचते रह जाते हो कि ये क्यों आया था, किस लिए आया था, तो उन इवेंट्स को हम एनिग्मेटिक इवेंट्स कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। द पीपल वर लेफ्ट इन अटर बैफलमेंट आफ्टर द इंग्लिश पोएट्स स्पीच। Mention two things the speaker could have kept in mind before addressing an audience to avoid such a reaction, and give your rationale for it. अब people at the Gemini Studios completely baffled थे। baffled मतलब confused थे, right? तो अब हमें बोला जा रहा है कि इसका solution क्या हो सकता था। कोई भी स्पीकर है तो उसको अपने दिमाग में कौन सी बातें ध्यान रखकर चलनी होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, वो टॉपिक, उस टॉपिक का कंटेंट क्लियर होना चाहिए। कंसाइज मतलब बिल्कुल लिमिटेड, जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। आप पॉपुलेशन की बात करते करते पोल्यूशन की बात करना शुरू कर दोगे तो वो रेलेवेंस नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा एंड द ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। द सेकेंड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज ऑडियंस अवेयरनेस। आपको ऑडियंस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उनका नॉलेज लेवल पता होना चाहिए, और आपको अपनी स्पीच को उसी तरह से टेलर करना चाहिए। अगर आप हाई फ्लोन वर्ड्स यूज़ करोगे जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसी स्पीच का ही क्या फ़ायदा which does not reach the audience, right? अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप अपनी स्पीच को ऑडियंस के हिसाब से टेलर करोगे तो क्या होगा, कंटेंट जो है वो रिलेटेबल हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, और बैफलमेंट, परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। दे विल रिड्यूस द चांसेस। Next question is Asoka Mitran's. What does Asoka Mitran's narrative in Poets and Pancakes demonstrate about Subbu? हमारे को अशोका मित्रन के नरेटिव से सुबु के बारे में क्या पता चलता है? The first point is that he was a very hard-working man. Although there were no established studios, film companies when he started out, but उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बड़ी मेहनत करी।
सेकेंड पॉइंट है कि वो बड़े इमेजिनेटिव थे. ही कुड कम अप विद न्यूमरस इनोवेटिव वेज ऑफ परफॉर्मिंग द सेम सीन. एक ही सीन को हम अलग अलग तरीके से किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. ही ऑलवेज हैड मेनी आइडियाज अप हिज स्लीव. थर्ड पॉइंट है, ही वॉज इमेंसली हेल्पफुल टू एनी वन. Each and every person who approached Subbu was given some kind of help. चाहे वो friend हो, चाहे वो mere acquaintance हो, सुबु हमेशा उनकी मदद करते थे. फोर्थ पॉइंट है कि वो एक सेलिब्रेटेड पोएट थे. सेलिब्रेटेड पोएट मतलब एक नॉलेज पोएट. उन सब लोगों को उनकी पोइट्री बहुत पसंद आती थी और सुबु ने अपनी पोइट्री जो है वो मासेस को, मासेस मतलब कॉमन मैन को डेडिकेट की हुई थी. So this is how Subbu has been described in Poets and Pancakes by Asoka Mitran. Okay, what does the story of Subbu's success in the film industry reveal about the importance of loyalty, creativity and versatility in this field? इसका मतलब है कि सुबु इस फिल्म इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी. आपको अपने काम के प्रति कितना लॉयल होना ज़रूरी है, अपने काम में कितना क्रिएटिव होना ज़रूरी है. वर्सेटाइल का मतलब है कि आप डिफरेंट चीज़ें कर पाओ, डिफरेंट तरीके से कर पाओ. इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, आपको याद होगा कि ऑफिस बॉय और सुबु ने इकट्ठे ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया. बट सुबु जो था वो एक्सट्रीमली लॉयल एम्प्लॉय था. उसने अपने आप को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब एस.एस. वासन के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाई किया था. वो अपनी क्रिएटिविटी को एस.एस. वासन के एडवांटेज के लिए यूज़ करता था. उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसा करूंगा तो एस.एस. वासन का फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा. ही वुड वर्क विद कंप्लीट लॉयल्टी फॉर एस.एस. वासन. सेकेंडली, उनके वर्सेटाइल और क्रिएटिव होने से उनके पास इतने ऑल्टरनेटिव्स होते थे. जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते थे. नाउ बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर, उनकी जो एबिलिटी थी लोगों के साथ काम करने के लिए, वो बहुत अच्छी एबिलिटी थी. वो इन रियलिटी ही वॉज टेलर मेड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. टेलर मेड मतलब ही वॉज प्रिसाइसली फिटिंग इन टू द फिल्म इंडस्ट्री. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड वर्सेटैलिटी, जैसे क्योंकि सुबु में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल. ऑफिस बॉय में नहीं थी तो वो हमेशा एक लोली पोजीशन पे रहे. जैसे सुबु बिकेम इनवैल्यूएबल एसेट फॉर द जेमिनी स्टूडियो, उसी तरह से कोई भी इंसान जिसमें ये तीन क्वालिटीज़ हैं वो भी अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एक एसेट बन जाता है. The next question is, what does the God That Failed refer to? The God That Failed is a collection of essays जिनको 6 prominent writers, prominent मतलब very important, very famous writers ने लिखा था, जो एक point of time पे कम्युनिज्म के साथ sympathetic थे, जो कम्युनिज्म में बिलीव करते थे. बट जब उन्होंने कम्युनिज्म की बारीकियों को जाना, तब वो उससे डिसइल्यूजन हो गए, उससे निराश हो गए. अब इन एसेज में उन्होंने, इन राइटर्स ने अपनी जर्नी ही बताई थी कि हाउ दे दे वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स कम्युनिज्म. फिर उसके बारे में जब उन्होंने कम्युनिज्म की बुराइयां जानी तो उन्होंने कम्युनिज्म को रिजेक्ट किया और उसके रीजंस बताए हैं फॉर रिजेक्शन. तो ये बुक जो है ये एक्सप्लोर करता है द लॉस ऑफ फेथ इन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मीन्स कि आप अपने फैमिली, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बच्चे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टेट इम्पोर्टेंट है. तो लोगों का इस आइडियोलॉजी में बहुत बहुत आसानी से दे लॉस्ट फेथ इन दिस आइडियोलॉजी. But there was a time when communism held great promise. Held great promise मतलब लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें थीं. But communism became a means of autocratic government, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान पे राज करने लग गया. And because of this, communism failed to deliver whatever it had promised. Okay, the next question is, author has used gentle and subtle humor to point out human foibles and idiosyncrasies in the lesson Poets and Pancakes.
एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन इन डिटेल। अब जेंटल एंड सटल ह्यूमर का मतलब है, जेंटल का मतलब है किसी को चोट नहीं पहुंचाना, सटल का मतलब है जो एकदम एट अ ग्लांस आपको नजर नहीं आता है, बट जब आप बारीकी से समझते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आयरनी यूज्ड है। ह्यूमन फॉयबल्स एंड इडियोसिंक्रेसीज का मतलब होता है इंसानों में जो अजीब बातें होती हैं, हमारी जो अजीब बातें आदतें होती हैं, उनको पॉइंट आउट करता है ये जेंटल और सटल ह्यूमर। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स में कहाँ कहाँ यूज हुआ है, हमें ये चीज बतानी है। सबसे पहले ये यूज हुआ है जब रॉबर्ट क्लाइव की बात आती है। तो अशोकामित्रन उस रॉबर्ट क्लाइव के एम्बिशन के बारे में बात करते हैं कि उनका जो एम्बिशन था, उनका जो रेस्टलेस नेचर था, बड़ी सटली उन्होंने ह्यूमरसली इसको एम्फसाइज किया है एंड को रिलेटेड इट टू हिज डिजायर फॉर रिकग्निशन एंड इम्पोर्टेंस। सेकेंड सटल ह्यूमर उन्होंने यूज किया है ऑफिस बॉय की बोस्टिंग के लिए। ऑफिस बॉय हमेशा बोस्ट करता था अबाउट हिज टैलेंट एंड ये बड़े ह्यूमरसली दिखाते थे कि ही वॉज फुल ऑफ, द ऑफिस बॉय वॉज फुल ऑफ एग्जैजरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस। एग्जैजरेटेड मतलब अगर वो वाकई में इतना होनहार होता, हैड ही बीन अ रियली ट्रू आर्टिस्ट, then he would never have been satisfied by working as an office boy. थर्ड जो इडियोसिंक्रेसी है वो लीगल एडवाइजर के ऑपोजिट नेचर की है। ऑलरेडी आपको पता है उनको लीगल नहीं इलीगल एडवाइजर बोला जाता था, क्योंकि वो काम वो करते थे जो इंटेंडेड नहीं होता था। तो उनका डिस्क्रिप्शन में भी बड़ा जेंटल और सटल ह्यूमर यूज किया गया है। फोर्थ उन्होंने जेंटल और सटल ह्यूमर यूज किया है इन द यूज ऑफ पैनकेक। पैनकेक इज सपोज टू बी यूज टू मेक पीपल ब्यूटिफुल, बट यहाँ पे बताते हैं कि लोगों को कॉमिकल बनाने के लिए और ब्यूटी रिचुअल्स की एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब यूजलेसनेस, द फनीनेस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उस चीज को हाईलाइट किया है। The fifth thing he's talking about is he's describing the integration of the makeup men as a gang, right? Gang word जो है वो it denotes a person, a group of people जो कॉमन नॉर्म से हटकर होते हैं, वो अपना ही सोच रखते हैं, अपने ही तरीके से काम करते हैं। तो जब वो नेशनल इंटीग्रेशन मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो गैंग वर्ड यूज करने से अगेन वी फाइंड इट ह्यूमरस एंड वो सटली बताते हैं कि वो मतलब कितने ज़्यादा अपनी बात को लेके डोमिनेंट होते थे, किस तरह से वो अपनी सोच को लोगों पे एनफोर्स करते थे। देन सिक्स पॉइंट आता है दैट इज स्ट्रिक्ट हायरार्की। ये भी बड़ा अजीब है, वाई कांट वन आर्टिस्ट अप्लाई मेकअप टू सम अदर पर्सन। बट इसमें भी जेंटल ह्यूमर है कि नहीं भाई, मतलब ये एक एब्सर्ड है कि एक बंदा एक ही बंदे का मेकअप करेगा, वाई कांट ही डू द मेकअप ऑफ अदर पीपल। तो इसमें भी जेंटल ह्यूमर है जो अम्यूजिंग है, हमें इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन अ फेस। फिर उन्होंने सुबु की जो वर्च्यू है उसको भी रिडिक्यूल किया है। वो कहते हैं कि सुबु ना बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण ही बिकेम सक्सेसफुल। तो वो उसको बड़ी सटली पॉइंट आउट करते हैं कि इट वॉज नॉट बिकॉज सुबु वॉज क्रिएटिव, इट वॉज बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण दैट ही बिकेम सो फेमस, राइट। जब वो कमेंट करते हैं ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, तो ये सुबु की इनएफिशिएंसी के ऊपर एक सटल आयरनी है। जो सुबह के ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें भी वी सी द आयरनी, द ह्यूमर, क्योंकि वो जिस तरीके से सिर्फ बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए, बॉस के विम्स को पैंडर करने के लिए वो जिस स्पीड से ऑल्टरनेटिव्स को चेंज करते थे, तो ये भी बड़ा अम्यूजिंग है और उनकी हाईलाइट करता है सुबू's डिजायर टू प्लीज एवरीवन। Ninth है he's highlighting, he's pointing out the army irony in ignorance of people। बोलते हैं लोगों को पता ही नहीं स्टीफन स्पेंडर कौन था, वहाँ पे क्यों आया था। तो वेरी ironically he's highlighting the disconnection between the poet and the audience। तो वो इन सारी चीज़ों में जेंटल और सटल ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं टू एक्सपोज, दुनिया को बताने के लिए
कि जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कितनी एसेंट्रिसिटीज, क्वर्क्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, बट वो इस चीज़ को बड़े लाइट हार्टेड टोन में करते हैं जिससे हर कोई एंजॉय करे, जिसके जिसके कारण हर एक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ओके, imagine Asoka Mithran witnesses a film shooting and visits a film set of present day Bollywood. As Asoka Mithran, write a diary entry penning down the transformation you notice between the filmmakers of yesteryears and today. मतलब आपने अशोका मित्रन जो थे वो 1960 में काम करते थे। अगर अब हम 2024 की बात करें, अगर अशोका मित्रन आज के फिल्म सेट पे आते हैं तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डायरी एंट्री लिखो उनकी तरफ से, जिसमें वो फिल्म मेकिंग को कंपेयर करेंगे, filmmaking in 1960 and filmmaking today in 2024. तो डायरी फॉर्मेट है, प्लीज रिमेंबर टू राइट द डेट एंड द टाइम। आपकी मर्जी है, आप शुरुआत डियर डायरी से कर सकते हो या सिंपली यू स्टार्ट विद योर फीलिंग्स। तो इसमें वो क्या करेंगे, फर्स्ट ही विल टेल अबाउट द फैक्ट दैट हाउ ही गॉट अ चांस टू विटनेस a film shooting in contemporary Bollywood film set. Contemporary का मतलब होता है present time का. And he is impressed by the transformation that has taken place in the way of filmmaking. आपको पता है 1960 में बड़े क्रूड तरीके से मूवीज बनाई जाती थी। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो मूवीज बनाते हैं उनकी क्वालिटी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बेटर बन चुकी है। अब वो बात करेंगे अपने एरा के बारे में कि हमारे एरा में जो फिल्म मेकिंग होती थी वो बड़ा इंटीमेट अफेयर होता था। इक्विपमेंट बहुत बड़ा होता था, बल्कि होता था, उसको लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। जो सेट्स हैं वो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण बड़े कंस्ट्रेंड होते थे, वो उस लेवल पे उसको एलैबोरेट सीन्स नहीं दे पाते थे। इन सब कारणों के कारण जो एक्टर्स हैं उनको प्रिसाइज होना पड़ता था, बिकॉज रीटेक करना, जो फिल्म उसमें लगती थी, जो रोल लगता था, रील लगती थी, वो उन रीटेक्स को बहुत महंगा बनाती थी। बट आजकल क्या है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, हमें बार बार कैमरा रील के ऊपर पैसे खराब नहीं करते। हमारे पास इतने ज़्यादा एडवांस्ड कैमराज हैं कि कोई सीन ना पसंद आए तो इमीडिएटली डिलीट करके हम उसको न्यू बना सकते हैं। जो सेट्स हैं वो बड़े ग्रैंड हो गए हैं, आराम से वो एक मिनी सिटी का लुक ले लेते हैं विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, और कोई भी बैकड्रॉप हम इमेजिन करें वो क्रिएट करना आसान होता है। Asoka Mitran can also add in his diary that actors have more liberty to experiment. पुराने ज़माने में क्योंकि रीटेक्स इतने एक्सपेंसिव होते थे कि एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड नहीं होता था, बट आज के एक्टर्स को ये लिबर्टी दी जाती है, वो मल्टीपल टेक्स ले सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल एक्सपेंस। जो प्रिसीजन और डिटेलिंग हर शॉट में होता है वो बड़ा रिमार्केबल होता है। डिजिटल सिनेमाटोग्राफी ने हमारे लिए, इवन फॉर अ कॉमन मैन के लिए, मूवी मेकिंग बड़ा आसान बना दिया है। स्टोरी टेलिंग में बड़ी डाइवर्सिटी आ गई है जो रिफ्रेशिंग है। कास्टिंग हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, राइट? बट एट द सेम टाइम ही विल ऑल्सो फील अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है सैडनेस एट सम रिमेम्बर्ड प्लेजर, क्योंकि उनके टाइम पे जो फ़िल्म मेकिंग था वो बड़ा सिंपल था। उसमें एक पर्सनल टच था, देयर इज़ ऑलवेज़ अ चार्म इन द पास्ट, और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अ मोर कमर्शियलाइज्ड एंड फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री। हाउएवर वो फिर आज के बॉलीवुड को भी एप्रिशिएट करेंगे, सेइंग दैट इट इज़ अ टेस्टामेंट टू डायनामिज्म, and he is very happy at being able to witness this transformation. So this is how diary entry Ashoka Mitran अपनी फीलिंग्स भी लिखेंगे और जो चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं उसके बारे में लिखेंगे। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इनिशियली मैंने एक आधे क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, उसके साथ कोलिंक्ड है। After the reading the story, you are impressed by the author's use of gentle humor
to point out human foibles. Already I've explained human foibles का मतलब होता है human eccentricities, अजीब बातें जो इंसानों में होती हैं. अब हमें क्या करना है? We have to evaluate whether using such humor contributes towards bringing about change in people's attitude and accepting their foibles. क्या ये ह्यूमर कामयाब होता है लोगों का एटीट्यूड बदलने में, उनको दूसरों की एसेंट्रिसिटीज एक्सेप्ट करने में? सो आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. जब भी हम जेंटल ह्यूमर यूज़ करते हैं, हम थोड़ा आयरॉनिकली बोलते हैं, तो वो एंटरटेनिंग भी होता है और उसके साथ-साथ थॉट प्रोवोकिंग भी होता है. अगर इस चीज़ को हम स्किलफुली एम्प्लॉय करें, तो लोग अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी अजीब हरकतों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं. उनको ऐसे नहीं फ़ील होता है कि वो अटैक उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उनकी बेइज़्ज़ती कर रहा है. ये जेंटल ह्यूमर उनको डिफेंसिव नहीं बनाता है, बल्कि थॉटफुल बनाता है. एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पे हम अपनी गलत बातों को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और एक बार हमने रिकग्नाइज़ कर लिया, तो हम उसको फिर ठीक करने की भी कोशिश करते हैं. जब भी हम कोई भी किसी की शॉर्टकमिंग या क्वर्क्स, एसेंट्रिसिटीज़ को शोकेस करते हैं, तो उसके पीछे कारण होता है कि हम उन उन फॉइबल्स को, उन एसेंट्रिसिटीज़ के साथ रिलेट कर सकें एट अ पर्सनल लेवल. ये सेल्फ अवेयरनेस जो होगा, ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में, राइट? एक एम्पैथी की फीलिंग को जनरेट करेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की भावना मन में आएगी. सिर्फ खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने की नहीं, बट इवन अदर्स, दूसरों की इम्परफेक्शंस को भी हम एक्सेप्ट करेंगे. तो दैट इज़ हाउ जेंटल ह्यूमर is a really good way of pointing out human foibles. हाँ जी, next question is, why was the discovery of Stephen Spencer's book The God That Failed a moment of illumination for Ashoka Mithran? जब उनको पता चला कि स्टीफन स्पेंडर इज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द गॉड दैट फेल्ड, ये मोमेंट इल्यूमिनेशन का मतलब लाइटिंग, ये उनका दिमाग में क्या लाइट चमका, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों था? तो पहले तो इनके ऊपर प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ बिकॉज दिस कॉपी ही फाउंड एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, राइट? और इस कॉपी से उनको पता चला कि स्टीफन स्पेंडर was had gone into communism but had been completely disillusioned by it, right? इस किताब में essays by many by 6 notable intellectuals की writings थी. तो जब ये चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, ही वॉज एबल टू जॉइन द डॉट्स. उनको समझ में आया जब वो वर्ड्स एस एस वासन ने फ्रीडम डेमोक्रेसी के वर्ड्स यूज़ किए थे, तो वो पूरा जो मिस्ट्री सराउंड कर रहा था स्टीफन स्पेंडर का विजिट पे, तो वो एक कनेक्शन बन गया. एंड ही वॉज एबल टू नो दैट Stephen Spender was not just into poetry, but he also had profound ideological shifts. कम्युनिज्म से वो डेमोक्रेसी पे शिफ्ट हो गए थे. ओके, नाउ दीज आर क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड और दे आर फैक्चुअल, तो मैंने इनके आंसर्स इंक्लूड नहीं किए हैं. आई जस्ट डिस्कस देम. So the first question is, Subbu was charitable and improvident, yet he had enemies. Why? तो इसका सिंपल रीज़न है दैट ही वॉज वेरी क्लोज टू एस एस वासन. तो दैट वॉज मेन रीज़न दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम. सेकेंड रीज़न है कि ही अपीयर्ड लाइक अ सिकोफैंट. उनकी जो आदत थी, जो बोलने का तरीका था, ऐसे लगता था कि वो जिससे भी बात कर रहे हैं उसको फ्लैटर कर रहे हैं, तो वो उसको जेन्युइन नहीं मानते थे, उसकी हेल्प को जेन्युइन नहीं मानते थे. नेक्स्ट रीज़न could also have been the fact कि सुब्बू को ही वॉज अ ब्राह्मण. तो उस टाइम पे कास्टिसिज्म का बहुत इफेक्ट था. तो बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ ब्राह्मण, तो वो लोगों की नज़रों में आ गए. उनको बहुत सारे चांसेस मिले जो ऑफिस बॉय जैसे लोगों को नहीं मिले. बीइंग अ ब्राह्मण, ही हैड मेनी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम इन हिज करियर. तो ये सारे रीजंस थे व्हाई सुब्बू हैड सो मेनी एनिमीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड स्टीफन स्पेंडर विजिट जेमिनी स्टूडियो?
So yes, he came to speak about the about the negativity associated, the negative aspects of communism, although no one could understand him. He was going to speak in favor of democracy and against communism. Third question, a strict hierarchy was maintained in the makeup department. Explain the statement, ये already discussed है. जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे वो मेन एक्टर एक्ट्रेस के मेकअप करते थे एंड सो ऑन. नीचे 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 जैसे वो जूनियर होते जाते थे, it would be the office boy who was at the lowliest position and he could only apply makeup to the crowd. तो ये hierarchy already discussed है पहले. Okay, next question is humor enlivens the drudgery of life. Variety is the spice of life, and the varied accounts of events and personalities in the Gemini studios serves to make the reading interesting and also adds to the humor quotient in one's life. Taking the cue from the lesson, Poets and Pancakes discuss how calmness of the mind can be achieved through light-hearted banter and humor. ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि पोएट जब जेंटल ह्यूमर यूज़ करता है तो उससे क्या पॉजिटिविटी आती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइट ह्यूमर. तो सेम आंसर यहाँ पर भी लग जाएगा. So with this, I come to the end of the video. I hope that ये competency questions ने आपके लिए helpful साबित हों, आपको बारीकी से chapter समझ में आ जाए. I don't know why poets and pancakes बच्चे क्यों डरते हैं, but it is a very sweet chapter, very easy chapter, as long as you understand कि Asoka Mitran is talking about all the happenings at Gemini Studio, the different departments, the different people working there. फिर आपको हर इंसान को डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please do consider subscribing to the channel and do like the video and share it with your friends, families, anyone who is in the 12th standard, students हो गए, other teachers हो गए, so that everyone is benefited. Thank you so much for your time.